Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to talk about some PYQs, previous year questions. जो ये वाले क्वेश्चंस है आपके नेट के एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम ये वाला डिस्कस करेंगे. ये वाला जो आपका PYQ है दैट इज रिलेटेड टू द यूनिट नंबर 2. तो यहाँ पर जितने भी PYQs हम सॉल्व करते हैं वो सारे आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे. तो आई होप आपको पहले वाले सेशंस भी अच्छे लगते होंगे PYQ के. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द सिम्टम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी. यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी के बारे में आपको बताना है. तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका फॉर्मूला होता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मींस दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी. तो यहाँ पे हम विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं. तो यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड के क्या बताने हैं? आपको सिम्टम्स बताने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड के सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? पहले मैं आपको टर्म्स बता दूं. जिंजीवाइटिस होता है जब आपका माउथ के क्रैक्स, जो साइड में क्रैक्स है वो पड़ने लग जाते हैं, उसको आप बोलते हो जिंजीवाइटिस. सॉरी, दैट इज एंगुलर स्टोमेटिटिस. एंड जिंजीवाइटिस क्या होता है? आपका इन्फ्लामेशन होने लग जाती है इन द गम्स. इन्फ्लामेशन इन द गम्स. एंड एंगुलर स्टोमेटिटिस इज यहाँ पर आपका जो माउथ है कॉर्नर पे उसके फिशर्स बनने लग जाते हैं, वो फटने लग जाते हैं. वुंड हीलिंग डिले होती है. पेटेचियल हैमरेज का मतलब होता है जब आपका उसमें से वेन्स में से ब्लड बाहर आ जाए. मतलब आपका ऐसी ब्लीडिंग जो कि आपकी स्किन में जाके ब्लीडिंग होती है, तो स्किन पे एक पैच बन जाता है जिसको आप बोलते हो पेटेचियल हैमरेज. मतलब ब्लीडिंग हो जाती है इसमें, और वहां पे क्या है, जब ब्लीडिंग स्किन पे आती है तो एक प्रॉपर पैच बन जाता है, उसको आप बोलते हैं पेटेचियल हैमरेज. टैकार्डिया जो है ये आपका हार्ट रिलेटेड है. ठीक है, तो टैकार्डिया में क्या होता है? दिस इज हार्ट रिलेटेड. यहाँ पर क्या है? फास्ट हार्ट बीट होने लगती है. टैकार्डिया में क्या होता है? फास्ट हार्ट बीट, बहुत तेज बीट करने लगता है. तो यहाँ पर हमें एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी बतानी है. तो एस्कॉर्बिक एसिड में क्या आएगा? यहाँ पर टैकार्डिया तो नहीं आएगा क्योंकि टैकार्डिया हार्ट से रिलेट करता है. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे आता है जिंजीवाइटिस. ठीक है, डिलेड वुंड हीलिंग, एंड यहाँ पर आएगा पेटेचियल हैमरेज, क्योंकि एंगुलर स्टोमेटिटिस जो है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन. अब यहाँ पर जो तीन आपके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. एस्कॉर्बिक एसिड का साइंटिफिक नेम है विटामिन सी. यहाँ पे सिम्टम्स कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है पहले, और इस तरह के क्वेश्चन सिम्टम्स जो है पूछे जाते हैं. तो यहाँ पर आपको ये वाली टर्म्स जितनी भी है सारी क्लियर करनी पड़ेगी कि जिंजीवाइटिस क्या होता है, डिलेड वुंड हीलिंग का मतलब क्या है, पेटेचियल हैमरेज का मतलब क्या है, एंगुलर स्टोमेटिटिस का मतलब क्या है, टैकार्डिया का मतलब क्या है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, इफ आई टॉक अबाउट BMR. अगर मैं BMR के बारे में बात करूं तो BMR के बारे में हमने पढ़ा था. BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट. बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब है यहाँ पर? कि जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो वो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, कितनी एनर्जी उसको लग रही है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, दैट इज मेजर्ड इन BMR. तो यहाँ पे BMR जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है. ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से फैक्टर्स पे BMR इफेक्ट करता है. एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, मसल्स, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, क्लाइमेट. ठीक है, ये सभी फैक्टर्स थे दैट आर रिलेटेड विद द BMR, जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी? BMR इंक्रीजेस विद द एज एंड रीचेस हाईएस्ट इन द ओल्ड एज. क्या यहाँ पर BMR जो है वो एज के साथ साथ बढ़ता रहता है और ओल्ड एज में हाई हो जाता है?
नहीं, ओल्ड एज में क्या होता है, बीएमआर कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड एज में जो आपकी एक्टिविटीज है वो कम होती है, तो बीएमआर रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सपोज करो किसी को बीमारी हो गई है, ओल्ड एज में डिजीज हो गई है, तो उसमें बीएमआर का रेट क्या है, स्लो हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो जो स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें जो एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज नहीं करती, तो इसलिए यहाँ पे बीएमआर स्लो हो जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। फिजिकल इलनेस डज नॉट इफेक्ट बीएमआर, क्या फिजिकल इलनेस इफेक्ट नहीं करती, करती है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर रोंग, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, नीदर 1 एंड 2, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज मल्टीपर्पस फूड। मल्टीपर्पस फूड कौन से हैं, जो आपके ब्लेंडेड फूड्स आते हैं, ब्लेंडेड फूड्स हो गए आपके, ठीक है, सप्लीमेंटल फूड्स हो गए, फंक्शनल फूड्स हो गए, फोर्टिफाइड फूड्स आ गए, ठीक है, तो ये सारे होते हैं मल्टीपर्पस फूड। सप्लीमेंट्री मतलब जिसमें हम सप्लीमेंट ऐड करते हैं, फंक्शनल फूड जो कि हमारी डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है, ठीक है, और फोर्टिफाइड फूड जब हम किसी भी न्यूट्रिएंट को एनरिच कर देते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीपर्पस फूड किसके लिए यूज किया गया है, स्पेशली प्रिपेयर्ड, न्यूट्रिशियस, चीप एंड हेल्दी, तो इसमें सारे ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ये है सारे मल्टीपर्पस फूड। Now which mineral is found in insulin? इंसुलिन में कौन सा मिनरल मिलता है, जिंक, क्लोरीन, आयोडीन या फिर पोटेशियम। तो यहाँ पर कौन सा मिनरल आएगा जो जिंक में मिलता है, जो जिंक में मिनरल जो आपका मिनरल मिलता है इंसुलिन में, दैट इज जिंक, ठीक है। तो यहाँ पर मिनरल कौन सा है इंसुलिन में जो मिलता है, जिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन सिम्टम ऑफ बेरी बेरी इंक्लूड। बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या है, बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या है, 3 टाइप की बेरी बेरी होती है, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी एंड इन्फेंटाइल बेरी बेरी, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वेट लॉस हो जाता है, वीकनेस होने लगती है, इरेगुलर हार्ट रेट हो जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे ही सिम्टम्स बेरी बेरी के हैं। यहाँ पर आपका एक बेरी बेरी जो है वेट वाला, वो आपका इफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, एक इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम पे, और इनफेंटाइल अगर मदर को बेरी बेरी डिजीज है, बेरी बेरी आपका शो हो रहा है सिम्टम्स, तो वो बेबी में पास हो सकता है। तो ये जो तीनों टाइप की बेरी बेरी है, इसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलता है, वेट लॉस, वीकनेस एंड पेन इन द लिम्ब, इरेगुलर हार्ट बीट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे ही ऐसे सिम्टम्स है जो कि बेरी बेरी में देखने को मिलते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, क्या मिल्क कंप्लीट फूड है, यस, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि व्हाई मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। हाई रेजिड्यू मिल्क हाई रेजिड्यू फूड है, कंप्लीट फूड है, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें जनरली मिलते हैं। इट हेल्प्स टू ऐड विटामिन ए एंड डी टू द डाइट, क्या ये ए और डी विटामिन को ऐड करता है हमारी डाइट में, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे बहुत स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर मैं आपका यहाँ पे फोर्टिफाइड फूड की बात करूं या फिर फोर्टिफाइड मिल्क की बात करूं, तो इसमें जो है फोर्टिफाइड मिल्क में अलग से, अगर मैं फोर्टिफाइड मिल्क की बात करूं तो यहाँ पे विटामिन ए और डी का हम डालते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं उसके साथ, मिल्क में हम ऐड करते हैं विटामिन ए और डी को, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल और वैल्यू एनहांस हो जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ए बैलेंस डाइट शुड हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, क्या एक बैलेंस डाइट में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट होना चाहिए, नहीं, क्योंकि बैलेंस मील में क्या होता है, बैलेंस्ड मील जो है यहाँ पर सबका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो यहाँ पर ना तो आपका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है ना फैट, दे शुड बी प्रेजेंट इन इक्वल पोर्शन। तो इक्वल पोर्शन में ये सब चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो
तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए सही, ए गलत है। सेकंड कौन सी है, ए बैलेंस डाइट शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज, क्या वहां पर रफेज होना चाहिए? रफेज क्या होते हैं? रफेज आर जनरली डाइटरी फाइबर्स जो कि हमारी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर्स आर एडवाइज्ड टू पेशेंट कि आपको क्या करना है, हाई फाइबर फूड्स ज्यादा कंज्यूम करने हैं जिसमें फाइबर्स ज्यादा हो, सो दैट वो इजी कोलोन में पास हो जाए और आपका फूड जो है अच्छी तरीके से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर जो आपका रफेज है, रफेज क्या है यहाँ पे, डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर की जब मैं बात करूं, डाइटरी फाइबर का मैंने पहले आपको उसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। तो क्या बैलेंस डाइट में सिर्फ एडिक्वेट अमाउंट में रफेज होना चाहिए? नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो नीदर 1 एंड नीदर 2 दोनों ही स्टेटमेंट, अच्छा सॉरी इसमें करेक्ट बताना है, ओके हाँ ओके करेक्ट बताना है। हाँ बैलेंस डाइट में आपके पास ठीक है यहाँ पे करेक्ट बताना है ना, तो ओनली 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा एडिक्वेट है, ठीक है ना। अब देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जो बैलेंस डाइट है उसमें ना तो आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट आपको बता रहा है ए बैलेंस डाइट शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज, क्या उसमें मिनिमम अमाउंट में रफेज होना चाहिए, एडिक्वेट इक्वल मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही, ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नाउ कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस में स्टेप्स लगाने हैं। सीक्वेंस में ये क्या, ये आपका एक तरीके से मील प्लानिंग है, तो आप इसको सीक्वेंस में कैसे लगाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूट टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड डिसाइडेड बिटवीन द मील्स, check days diet inclusion of specific food group in the amount decided, identify the individual and his her specific requirement, decide number of meals to be consumed। तो इसको आप कैसे अरेंज करोगे, इसको पहले आपको क्या करना है, किसी की भी रिक्वायरमेंट देखनी है कि रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप मेन्यू प्लान करते हो, डाइट प्लानिंग करते हो, तो आप रिक्वायरमेंट देखते हो। रिक्वायरमेंट कैसे देखना है कि आप इन्फेंट के लिए डाइट प्लान कर रहे हो, ठीक है, एक एडल्ट के लिए कर रहे हो, क्या वो एक प्रेग्नेंट वुमेन है, क्या वो एक लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है, क्या वो एक प्री स्कूल चिल्ड्रन है। तो ये सभी फैक्टर्स जो है डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, किसी की भी नीड्स चेक करनी, रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है। रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद यहाँ पर आप क्या चेक करोगे, रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद हम मील्स देखेंगे, डिसाइड द नंबर ऑफ मील्स टू बी कंज्यूम, कितना उसने मील कंज्यूम करी है। तो एलिमिनेशन मेथड से ये ऑप्शन आ ही गया है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 4th की बात क्या बोला है, पहले हमने किसी की भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देख ली, देन नंबर डिसाइड किया कितने उसने मील कंज्यूम करे हैं, फिर हम क्या करेंगे, टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज कितनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक डेज डाइट इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक फूड ग्रुप इन द अमाउंट डिसाइडेड। तो ये सारा था आपका सीक्वेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले मील को कितना कंज्यूम किया वो देखते हैं, सॉरी इंडिविजुअल की पहले नीड देखेंगे, कितनी उन्होंने मील कंज्यूम करी है, कैसे उनको कैलोरी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और वहां पर हम स्पेसिफिक ग्रुप में चेक करते हैं कि कितनी आपने उसमें कैलोरीज ऐड करी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्या बोल रहा है, consider the following statement, enzyme act as a catalyst in digestion process, second statement is body secrete different chemicals to digest the food। तो यहाँ पे बोल रहा है एंजाइम, क्या एंजाइम एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट इन द डाइजेशन प्रोसेस, करेक्ट, क्योंकि एंजाइम क्या करता है, एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन। तो यहाँ पर एंजाइम क्या करेगा, रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। तो एंजाइम कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है डाइजेशन प्रोसेस में, करेक्ट है। बॉडी सिक्रीट डिफरेंट केमिकल्स टू डाइजेस्ट द फूड, बॉडी अलग अलग सिक्रीट करती है केमिकल्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, यस। तो यहाँ पे बहुत स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे जब डाइजेशन होता है ना तो डिफरेंट आपके केमिकल सिक्रीट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको डाइजेशन प्रोसेस कराई थी, तो स्टमक में जैसे आपका HCl प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरियाज को किल कर देगा। और भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स मैंने बताए थे जो कि हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट द फूड, जैसे सलाइवरी अमाइलेज था, पेप्सिन था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है। तो इसमें कैटलिस्ट में जो कैटलिस्ट क्या करते हैं, एंजाइम क्या करते हैं,
स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। तो यहाँ पे बहुत स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, अगेन आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सीक्वेंस में कैसे लगाओगे, ये आपका वो वाला पोर्शन है जो मैंने आपको बताया था ना कि आप न्यूट्रिशन कैसे लेते हो। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, जूसेस आर सीक्रेट फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन ग्लैंड, फूड इनटेक फ्रॉम द माउथ, एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड, या फिर फूड पासिस थ्रू द एसोफेगस। सबसे पहले तो आप माउथ से ही च्यू करोगे ना फूड को, तो फूड इनटेक थ्रू द माउथ। देन आपका एसोफेगस, जो ये आपका गट होता है ना, ये वाला फूड पाइप जिसको आप बोलते हो, जनरली एसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फोर्थ आ गया एलिमिनेशन से आंसर, सेकंड फोर्थ। उसके बाद जूसेस सीक्रेट होते हैं आपके स्टमक में, देन एंजाइम क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है। जैसे मैंने आपको ये प्रोसेस बताई थी, सबसे पहले इंजेशन होता है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, इनटेक ऑफ फूड, जब फूड को च्यू करते हो, उसके बाद फूड जो है वो पास होता है आपके फूड पाइप से, जिसको आप बोलते हो एसोफेगस। यहाँ पे एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, यहाँ पे एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या मतलब होता है, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है जब फूड आपके यहाँ फूड पाइप में आ गया, एसोफेगस में आ गया, तो जब पुश पुल होगा ना, जैसे पुश होगा आपका फूड, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट होती है स्वेलो की, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके बाद फूड जाता है स्टमक में, ठीक है, स्टमक में क्या सीक्रेट होते हैं, जूसेस, जैसे आपका HCl प्रेजेंट है, म्यूकस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, HCl प्रोटेक्ट करता है, सॉरी HCl किल करता है बैक्टीरिया को, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पे कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं। ऑल्सो यहाँ पे देर इज ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जैसे यहाँ पर पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू द ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस होएगा, देन कहाँ जाएगा आपका फूड, इसके बाद इंटेस्टाइन में, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे विलाय प्रेजेंट रहते हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। उसके बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कंप्लीट ब्रेकडाउन होके लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर कंप्लीट आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देन यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एब्जॉर्ब होके, देन वो जाता है रेक्टम में, और एनस के थ्रू देन वो बाहर आ जाता है डाइजेस्टेड फूड। तो ये सारी पूरी प्रोसेस रहती है डाइजेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने कैसे अरेंज किया है, सबसे पहले आपने इनटेक किया माउथ से, ठीक है, सलाइवरी माइलेज एंजाइम ने उसको स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन कर दिया, स्टार्च जो है आपका कॉम्प्लेक्स स्टार्च, वो शुगर या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पहले food intake from mouth, then it passes through esophagus, then juices are secreted from digestive organ glands, then enzyme break down the food। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11th में यहाँ पर क्या बोल रहा है, A pregnant woman requires more calories than a general adult woman. A pregnant woman requires lesser amount of calcium than a general adult woman. कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही है, ओनली वन कैसे, प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है एक एडल्ट वुमेन से, ट्रू, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को कम अमाउंट में कैल्शियम चाहिए होता है, नहीं, हाई अमाउंट में कैल्शियम और यहाँ पे आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको स्टेटमेंट सही बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट है सही। रूट वेजिटेबल डू नॉट सफर मच ऑफ न्यूट्रिएंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ईदर वेट और ड्राई मेथड ऑफ कुकिंग, स्किन प्रिवेंट्स लीचिंग। यहाँ पे जो आपके रूट वेजिटेबल होते हैं जिनमें रूट्स होती है उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होते जब भी हम उसको ड्राई मेथड से कुकिंग कर रहे हैं, वेट मेथड से कुकिंग कर रहे हैं,
क्योंकि उसमें लीचिंग नहीं होती। लीचिंग का मतलब होता है जब न्यूट्रिएंट्स पानी में लीच आउट करने लग जाते हैं व्हेन यू आर ट्रीटिंग योर वेजिटेबल्स विद द बॉइलिंग मेथड्स। तो यहाँ पर क्या है, जो लीचिंग है वो प्रिवेंट होती है, ये भी सही है। इफ सोडियम सोडा बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू पल्सेस टू फैसिलिटेट कुकिंग और टू प्रिजर्व द कलर, मोस्ट ऑफ द थायोमिन इज डिस्ट्रॉयड। जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हो, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हो, अगर आप अपने पल्सेस में उसको ऐड कर रहे हो तो उससे क्या होगा, थायोमिन की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सोडियम बायोकार्बोनेट क्या है, यहाँ पे दोनों की अमाउंट को, सॉरी, जो कुछ ऐसे आपके विटामिन है जो कि कुकिंग के टाइम पे लॉस हो जाते हैं, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी करता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, मेल्स हैव हाई बीएमआर देन फीमेल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो मैंने बताया था ना, आपका जेंडर पे भी डिपेंड करता है बीएमआर। तो मेल का ज्यादा बीएमआर होता है क्योंकि मसल मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द फीमेल। तो सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो बीएमआर ज्यादा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मेल्स परफॉर्म मोर फिजिकल वर्क देन फीमेल्स, क्या वो ज्यादा फिजिकल वर्क परफॉर्म करते हैं, यस। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या बोल रहा है यहाँ पर, A balanced diet should have variety and should not be completely different from the habitual diet of a person. Balanced diet का मतलब क्या है, यहाँ पर सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंक्लूड होने चाहिए और वो कंप्लीटली डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सारे वेराइटीज के फूड को इंक्लूड करते हैं। हैबिचुअल डाइट ऑफन कंसिस्ट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। क्या जो आपका हैबिचुअल डाइट होती है उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होती है, नहीं। तो यहाँ पर ए ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बैलेंस डाइट जो होती है उसमें आपका कंप्लीट अमाउंट में क्या चाहिए होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपका हर एक प्रोपोर्शन में होने चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो होने चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए सही है बट आर जो है वो रॉन्ग है। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनर्जी गिविंग function of body is performed mainly by vitamin. The energy released by burning of these two nutrients in the body is helpful in performing the various activities. यहाँ पे एनर्जी गिविंग फंक्शन ऑफ बॉडी इज परफॉर्म मेनली बाय विटामिन। क्या यहाँ पे विटामिन एनर्जी परफॉर्म करता है, सिर्फ विटामिन अकेला एनर्जी परफॉर्म करता है, नहीं, क्योंकि सारे ही न्यूट्रिएंट्स कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फैट आपका 9 किलो कैलोरीज देता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन यहाँ पर दोनों 4 किलो कैलोरीज देते हैं इन अ 1 ग्राम। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट गलत है। एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग ऑफ दीज टू न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज। कि जो एनर्जी रिलीज होती है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से, वो एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। Foods needed for growth and repair of body cell and tissue are called body building food. तो यहाँ पर जो आपका टिश्यू और बॉडी सेल्स है वो आपके बिल्डिंग फूड्स हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स में कौन से आते हैं, विच आर हाई इन प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ग्रोथ के लिए खाना चाहिए या सेल्स को रिपेयर करने के लिए चाहिए उसको आप बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हो, करेक्ट है। ठीक है, लेकिन आर क्या बोल रहा है, फूड सच एज पल्सेस, ऑयल सीड्स, नट्स आर रिच इन फैट बट मे नॉट कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मे नॉट आ गया तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मे कंटेन आता तो ये सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर आर जो है वो फॉल्स है बट असर्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर 16 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। Now coming to the next question, a balanced diet should have adequate roughage. क्या बैलेंस डाइट में एडिक्वेट रफेज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए ना रफेज, क्योंकि जब डाइटरी फाइबर्स नहीं आएंगे तो डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होगा, तो इसलिए डाइटरी फाइबर्स भी जरूर होने चाहिए। सेकंड, एक न्यूट्रिएंट मैंने आपको बताया था वाटर, वाटर इटसेल्फ अ न्यूट्रिएंट, वो भी ज्यादा होना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। रफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन प्रोसेस। क्या रफेज इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका बैलेंस डाइट है उससे डाइजेशन
डाइजेशन का कोई भी तालमेल नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आर इज द, हाँ सॉरी, ओके, डाइजेशन प्रोसेस का पूछा है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रफेज है, रफेज भी डाइजेशन में हेल्प करता है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द BMR डिक्रीजेस ग्रेजुअली वंस एडल्टहुड इज अटेन्ड। ठीक है, BMR मैंने बताया था इन्फेंट में ज्यादा होता है, देन एडोलेसेंट एज में, देन अडल्ट में, तो ऐसे डिक्रीज होता चला जाता है, तो ये ठीक है। ठीक है, जब एडल्टहुड आ जाता है तो BMR क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एनर्जी डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन 12 डिग्री इंक्रीज इन द BMR। क्या एनर्जी डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या 12% BMR बढ़ जाता है? ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका 12% इंक्रीज नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका क्या है, असर्शन सही है, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक एडल्टहुड की बात करी गई है और एक यहाँ पे टेम्परेचर की बात की गई है। ये आपका अगर यहाँ वैसे वेरी करता है 12 to 15%, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको 12 दी हुई है, बट अगर रेंज दी हुई होती तो ज्यादा सही रहता। लेकिन यहाँ पर आपका जो आपका एडल्टहुड है और टेम्परेचर दोनों अलग अलग फैक्टर है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पे असर्शन सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 बोल रहा है बैलेंस डाइट सुटेबल टू इंडिविजुअल शुड नेवर बी जर्नलाइज। क्या बैलेंस डाइट जो आप दे रहे हो कभी भी जर्नलाइज नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, तभी तो लोगों को अवेयरनेस आएगी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। पीपल हैव देयर ओन डाइटरी सब्जेक्टेड टू देयर टेस्ट रीजन एंड इनकम। पीपल सब लोगों का अलग अलग डाइटरी पैटर्न होता है बेस्ड ऑन देयर टेस्ट रीजन एंड इनकम, तो यहाँ असर्शन गलत है, बट जो स्टेटमेंट रीजन है वो क्या है, सही है। Now next question is ascorbic acid and iron in the meal should be in the 2:1 ratio, 2:1। नेक्स्ट बोल रहा है desirable level of ascorbic acid in meal improve iron absorption among Indian on a vegetarian diet। क्या ascorbic acid और iron का रेशियो 2:1 होना चाहिए? करेक्ट है। डिजायरेबल रेशियो ऑफ एसिड ascorbic acid in a meal improves iron absorption। क्या ascorbic acid iron absorption को सही करता है? ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो बहुत स्टेटमेंट ट्रू है और यहाँ पर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे आपके यूनिट 2 से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये पहले के ही क्वेश्चंस हैं। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।